हेलो फ्रेंड्स, आज आ गया हूँ एक नया रिक्रूटमेंट को लेके और एक नया रिक्रूटमेंट को लेके। यहाँ पे देखिए, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR के अंडर पड़ता है। कहाँ पे है? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये सब छोटे छोटे जो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में शायद आपको कोई बोलेगा नहीं डिटेल्स में, इतना डिटेल्स में मैं वो लेके आपके पास आ रहा हूँ। पहले मैं 2 वीडियो को छोड़ा हूँ, जैसे IOCL के और DRDO के। अभी एक नया वैकेंसी लेके आ गया, मैंने बोल दिया कि CMRI का वैकेंसी आ गया। तो देखिए, ये वैकेंसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट कब से शुरू हो रहा है? 22/12/2025 10 AM से। ख़त्म कब होगा? 21/1/2026, मतलब 22 तारीख से अगले महीने का 21 तारीख तक चलेगा। ठीक है। पूरा 1 महीने का एकदम टाइम दिया गया, अच्छे खासे टाइम दिया गया। ठीक है। कौन से पोस्ट के लिए निकाले वो देखना है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2025। यहाँ पे आपके जो देखिए, यहाँ पे आपके जो पोस्ट दिया गया वो है टेक्नीशियन 1। ठीक है। कितना पोस्ट है? 20 पोस्ट है। वहाँ पे SC ST OBC सब कुछ दिया गया, UR का सब कुछ दिया गया। ठीक है। देखिए कितना पोस्ट है। SC का 7, ST का 2, OBC का 4, PWD 3, BD 1, UR में 3। UR में वैकेंसी कम है। ठीक है। लेवल 2 का सैलरी देगा आपको 19,000 से 63,200। ठीक है। जैसे काल को देखे थे हम टेक्नीशियन वाला DRDO में, ठीक वैसे ही सैलरी। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 7 पे कमीशन के अंदर आपका 37,000 रुपये काट चाट के आपको मिल जाएगा। ठीक है। 18 से 28 साल का उम्र है। ठीक है। इसके अंदर आपको फॉर्म भरना है, बोल दूंगा लास्ट में और भी किस दिन के अंदर आपको 28 साल होना है। इधर देखिए कौन कौन ट्रेड से निकला। यहाँ पे पहले निकला फिटर। फिटर के लिए क्या बोला गया? देखिए, SSC मतलब 10th क्वालिफाई करना चाहिए आपको। ठीक है। 10th क्वालिफाई, वो भी 55% मार्क्स के साथ। साथ ही में फिटर से आपको ITI होना चाहिए। ठीक है। ये तो हो गया। अगर फिटर से आपका ITI, यहाँ पे देखिए और एक चीज़ क्या बोला गया, और देके ये लिखा है कि 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए दोनों में। 10th में तो साइंस सबका ही होता है, फिर भी ये लोग लिख दिए मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है। 55% मार्क्स के साथ आपका 10th उत्तीर्ण होना है। ठीक है। 2 years फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनी इन फिटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। और क्या बोला गया? और बोला गया 10th, यहाँ पे 10th के साथ साथ 10th तो मतलब होगा ही। ठीक है। 3 year वर्क एक्सपीरियंस इन फिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब देखिए, अगर आपके पास ITI है तो सिर्फ ITI चलेगा, ITI सर्टिफिकेट चलेगा। अगर अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके क्या होगा? तो आपके 2 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस, मान लीजिए कि कोई 2 साल का अप्रेंटिसशिप किए है। ठीक है। अभी तो 1 साल का होता है, पहले 2 साल का होता है। ठीक है। अगर आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप करके 1 साल का एक्सपीरियंस लिए तो वो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि अप्रेंटिसशिप भी आपका एक्सपीरियंस के अंडर वो लोग लेगा। ठीक है। और यहाँ पे और एक क्या बोला गया? अगर आप अप्रेंटिसशिप भी नहीं किए और ITI भी नहीं किए तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट से, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर PSU जैसे सेल, उसके बाद भेल। ठीक है। इंटरनल में तो नहीं निकलता, ONGC, ये सब संस्था है जो, ये सब संस्था से NALCO, NMDC, ये सब संस्था, ये सब जो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट से अगर आप किए हो तो ये तो ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर दोनों सर्टिफिकेट ही आपके पास नहीं है, या तो अप्रेंटिसशिप नहीं है या तो ITI सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका 3 साल का किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो PSU हो, ऑटोनोमस बॉडी हो या मिनिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आपका फिटर का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ फिटर का नहीं, जो जो पोस्ट है सबका ही सेम सेम। ठीक है।
ये देख लीजिएगा। यहाँ पे और एक दूसरा नंबर पे जो आपके पोस्ट निकला वो है मतलब जो पोस्ट निकला इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक। इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक, मैकेनिक किसके लिए? इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स के लिए। ठीक है, मतलब कट टू बी पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वैकेंसी में भी सेम 10th में 55% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, या तो आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट हो, आईटीआई ट्रेड जो इलेक्ट्रिशियन का उसका सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, अगर अप्रेंटिसशिप किए हो तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ही चलेगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी चलेगा, साथ ही साथ 1 साल का और एक्सपीरियंस चलेगा, मतलब टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया। ठीक है, अगर आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो वो 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी एक्सपीरियंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो, अगर आईटीआई सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 10th और आईटीआई सर्टिफिकेट से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पोस्ट वगैरह देख लीजिए कितना कितना पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फिटर का सिर्फ 8 पोस्ट है, जनरल का 1 पोस्ट, एससी का 3 पोस्ट। देखिए एससी का 3 पोस्ट, एससी का वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, एसटी का कोई नहीं है, ओबीसी का 2 वैकेंसी है, बाकी पीडब्ल्यूबीडी ओएच एचएच वहाँ पे एक एक करके है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन में आपके 5 पोस्ट है, जनरल का कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, बाकी एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 1। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पे 3 नंबर वाला जो पोस्ट मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले पोस्ट पे है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जिसका ट्रेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाला जो ट्रेड है, ठीक है, जैसे काल को इंस्ट्रूमेंट वाला एक निकला था ना, परसों भी निकला था इंडियन ऑयल में, ठीक वैसे ही इंस्ट्रूमेंट वालों में जिन्होंने आईटीआई किया है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने जो बोला अगर आईटीआई आप नहीं किए, अप्रेंटिस किए, तो उसके साथ 1 साल का और एक्सपीरियंस लगेगा, तो भी 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, वो लगेगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो आपके 3 साल के किसी गवर्नमेंट बॉडी से, मतलब कोई गवर्नमेंट बॉडी सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज जो है जैसे पीएसयू, मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, तो तीनों में से किसी एक जगह में आपको 3 साल का इसका एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो बस और कुछ नहीं चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट देके या फॉर्म भर दीजिए, बाकी सब बाहर में गया। ठीक है, डिजिटल फोटोग्राफी, तो डिजिटल फोटोग्राफी में भी आपके फोटोग्राफी वाला, जैसे कल डीआरडीओ में निकला था फोटोग्राफी वाला पोस्ट, ठीक वैसे ही डिजिटल फोटोग्राफी में आपका आईटीआई ट्रेड होना चाहिए। बाकी का सेम ही प्रोसेस आप जानते हैं वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का मैंने आपका पोस्ट के बारे में नहीं बताया, कितना पोस्ट है देख लीजिए। ठीक है, 6 पोस्ट है टोटल, 6 पोस्ट यहाँ पे दिया गया। ठीक है, जिसमें से 1 जनरल का है, 2 एससी का है, 1 एसटी का है, 1 ओबीसी का है। ठीक है, डिजिटल फोटोग्राफी में 1 ही पोस्ट है और वो 1 ही पोस्ट जनरल का है। देखिए पोस्ट की संख्या काफ़ी कम है, तो मतलब एकदम ही कम, 20 पोस्ट है, कंपटीशन ज़्यादा ही होगा, आजकल कोई भी वैकेंसी नहीं छोड़ेगा, फिर भी इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आसपास का कोई लड़का है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, तो ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसका एग्ज़ाम सेंटर कलकत्ता में भी पड़ेगा। ठीक है, कलकत्ता पड़ेगा, रांची भी पड़ेगा, रांची में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो गारंटी नहीं, लेकिन कलकत्ता में श्योर पड़ेगा, दुर्गापुर में भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दुर्गापुर की कंपनी है वो। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा वाले लोग ज़्यादा इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि एकदम आसपास है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। अगर आप मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र से इधर इधर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका एग्ज़ाम सेंटर इधर ही दिया जाएगा। 20 पोस्ट के लिए अगर आप आएंगे तो भाई दिक्कत ही है। अगर हाँ प्रिपरेशन अच्छा है तो कोई बात नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो आप एक वैकेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन में अब चलते हैं। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन में OMR बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होता है। और हाँ एक चीज़, इसका जो एग्ज़ाम लेगा वो है IBPS इसका एग्ज़ाम लेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न लेंदी रहेगा। IBPS का क्वेश्चन पैटर्न लेंदी रहता है, मतलब टाइम भी बहुत कम होता है, तो उसके हिसाब से आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। जैसे कि रीजनिंग में बहुत वो लोग थोड़ा सा बौखला देते हैं। ठीक है, रीजनिंग थोड़ा सा टफ नहीं आता है, लेकिन लेंदी आता है। एक बड़ा सा पजल दे देगा, उससे आपको 5 क्वेश्चन निकलवाना है। अगर वो बड़ा पजल में आप अटक गए
अगर गलत कर दिए तो 5 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। तो कोई अच्छी प्लेटफॉर्म देख के आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पहले सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस की। सीखने का टाइम तो हो गया, अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आपके एसएससी प्लस आईटीआई प्लस या तो आपका 12 स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एसएससी और आईटीआई के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 10th और आईटीआई, ठीक है। और 12 मतलब ज़्यादा होगा तो 12th तक ही पूछा जाएगा, लेकिन 10th और आईटीआई का लेवल का क्वेश्चन 80% तक पूछा जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका 150 क्वेश्चन है। कितना नंबर का पेपर होने वाला है वो मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ। टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया गया, 2 आवर्स 30 मिनट। अब 2 आवर्स 30 मिनट के अंदर क्या क्या पेपर होगा ये मैं आपको बोल रहा हूँ। पेपर को भी 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला क्या है? पहला है मेंटल एबिलिटी, पेपर 1 का बात कर रहा हूँ। टाइम एलोटेड 1 आवर, मतलब पेपर 1 का जो आपके टाइम है वो आपके 1 घंटे का टाइम है। क्या आएगा उसमें क्वेश्चन? उसमें मेंटल एबिलिटी आएगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में कितना क्वेश्चन रहेगा? देखिए 50 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 100, मतलब एक क्वेश्चन ठीक करेंगे तो आपका 2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर 1 में, आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये आप सोच लीजिए, ये आप देख लीजिए, पेपर 1 का नंबर आपका नहीं जुड़ा जाएगा, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट निकलेगा ना उसमें पेपर 1 का नंबर आपका नहीं जुड़ा जाएगा, ठीक है। ये बस आपका स्क्रीन इन करने के लिए, स्क्रीन इन होंगे, मतलब जो लोग पास करेंगे, जो लोग अच्छे मार्क्स लेके आएंगे वो लोगों को पेपर 2 में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। बाकी को छटाई कर देगा। अब पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 सिर्फ 30 मिनट्स का होने वाला है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम टाइम दिया गया। देखिए कितना यहाँ पे, मतलब 30 मिनट्स में आपको 2 सब्जेक्ट का पेपर खत्म करना है। क्या क्या है? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स, सेम, ठीक है। इसमें भी सेम, तो एक क्वेश्चन ठीक करेंगे 3 मार्क्स रहेंगे। लेकिन इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। कितना नेगेटिव मार्किंग है? एक नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। अगर एक में आपको एक क्वेश्चन ठीक करने से आपको 3 नंबर मिल रहा है और एक क्वेश्चन गलत करने से आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले स्क्रीनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था जो मेंटल एबिलिटी वालों में, देखिए। लेकिन पेपर 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग है, 3 नंबर मिल रहा है और 1 नंबर घट रहा है, ठीक है। पेपर 3 के लिए आपका 1 घंटा टाइम दिया गया। पेपर 3 में आपके आएगा ट्रेड, जैसे फिटर ट्रेड के लिए फिटर आए, फिटर के लिए फिटर ट्रेड से क्वेश्चन आएगा। आईटीआई में जो आप निमी के बुक से जो पढ़ते हैं वो फिटर वाला सब आएगा, ठीक है, ट्रेड से आएगा। और इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन मिला के आएगा, ठीक है। फोटोग्राफी में आपने जो आईटीआई की है फोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन, मार्क्स कितना रहेगा? 150, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, एक क्वेश्चन ठीक करेंगे तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना? 150। देखिए पेपर 2 का 25 25 50, ठीक है। और उधर आपके कॉन्सर्न सब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्सर्न सब्जेक्ट में 50, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी आपके 50। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, मेरा गलती हो गया कि पेपर 1 का जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है वो भी आपके पेपर में ऐड होगा, ठीक है। वो भी आपके ऐड होगा, उसका नंबर भी आपके ऐड होगा, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी एवेल्यूटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स, ठीक है, इन पेपर 1। अच्छा, द फाइनल मेरिट, अच्छा, सॉरी, पहले में ही मैंने सही कहा था। पेपर 1 में जो लोग सिलेक्ट होंगे वो लोग ही पेपर 2 और पेपर 3 दे पाएंगे, ठीक है। पेपर 3 आपको देना ही है, ठीक है। जो पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे उसको पेपर 2 पेपर 3 दोनों ही देना है, ठीक है। लेकिन पेपर 1 जो देंगे उसको सिर्फ पेपर 1 देना है। अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो वो पेपर 2 और पेपर 3 में वो जाएगा, ठीक है। तो देखिए द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन द कैंडिडेट्स इन पेपर 2 एंड पेपर 3 ओनली।
जो कैंडिडेट का जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा वो किसके बेसिस पे निकलेगा, वो पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस में निकलेगा। पेपर वन सिर्फ आपका स्क्रीन इन होने के लिए, पेपर 1 का नंबर आपका जुड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया था, पहले में सही कहा था मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा ये करेक्शन होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 आपके असली एग्जाम है, लेकिन पेपर 1 भी असली है, क्योंकि पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको पेपर 2 और पेपर 3 में बिठाया जाएगा। टोटल आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, जो टोटल आपका 300 नंबर, यहाँ पे कितना है देखिए, 75 75 150 टोटल 300 मार्क्स के अंदर आपका पेपर होगा, ठीक है। 300 मार्क्स के अंदर जितना आप ला पाएंगे, जितना ज़्यादा आप ला पाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा ये आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड में सब कुछ डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विसेज, मतलब क्या क्या आपको मिलेगा, जैसे डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस आपको तब दिया जाएगा जब आप मतलब कॉलोनी में क्वार्टर नहीं लेंगे। अगर क्वार्टर ले लेंगे तो हाउस रेंट आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्वार्टर वो दे रहा है। ट्रैवल अलाउंसेस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़, कोई भी अस्पताल में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। CMRI का मेडिकल फैसिलिटी A क्लास है, ठीक है। मैं देख चुका हूँ कि CMRI का मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, CSIR के अंडर जो आपके डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके मेडिकल फैसिलिटी A क्लास है, ठीक है। तो सभी सुविधा मिलेगा, बस आपको रिटर्न क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं। देखिए एज लिमिट के बारे में बोला गया, 18 साल से आपको 18 साल से आपका 26 साल के, सॉरी 28 साल के बीच शायद, हाँ 18 से 28 साल के बीच आपका एज होना चाहिए। और OBC SC ST को छूट मिलेगा, जैसे OBC को आपका 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। PWD को 10 साल, अगर PWD OBC रह गए तो 3 साल के साथ 10 साल जुड़ा जाएगा, 13 साल, ठीक है। SC ST में 15 साल, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 21/1/2026 तक फॉर्म फिलअप चलेगा, तो आपके जो एज कैलकुलेट होगा वो 21/1/2026 से 26 के अंदर, आपके 18 से 28 साल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये भी देख लीजिए, अदर्स कंडीशन में देख लीजिएगा क्या क्या बोला गया, ठीक है। मैंने जो इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो आपको मैंने बोल दिया। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में, कैसे आप अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन में, मैं आपको ऑनलाइन लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उससे आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगा, उतना ज़्यादा झंझट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 21/6/2026 के 5 बजे के अंदर आपका पूरा हो जाना चाहिए फॉर्म फिलअप, ठीक है। 500 रुपये फॉर्म फिलअप लगेगा, ठीक है। तो कोई रिफंडेबल नहीं है, वो पूरा देना पड़ेगा आपको। चलिए बस इतना सही था डिटेल्स। अगर मेरी वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। और अच्छे से तैयारी कीजिए, देखिए बहुत कम वैकेंसी है। जो लोगों का अच्छे प्रिपरेशन है वो लोग वैकेंसी को निकल देगा, फिर भी ट्राई कीजिए। जो लोग आसपास के हैं जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का, वो लोग ट्राई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। फॉर्म फिलअप कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मैं मेरा वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।